बलदेव राम, शाही कचहरी हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेडता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था हिंदी साहित्य जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल के अंतर्गत जो छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज अध्ययन करेंगे प्रयोगवाद या यूं के प्रयोगवाद की जो अंतिम अवस्था के रूप में यानी नई कविता को कई दफ़े अपन काउंट करते हैं। यानी प्रारंभिक अवस्था इसकी प्रयोगवाद और बाद की अवस्था को नई कविता के नाम से जाना जाता है। लगभग दोनों की सेम सी विशेषताएं देखने में आती है। आज नई कविता की प्रमुख विशेषताएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। नई कविता नाम से स्पष्ट है, विषय वस्तु सेल्फ दोनों ही दृष्टिकोणों से, शैली के दृष्टिकोण से पुरानी जो आपके कविताएं थी उनसे हट करके है। विषय वस्तु की दृष्टि से जहाँ इसमें नवीनता, मुक्त यथार्थवाद, बौद्धिकता, क्षणवादी जीवन दर्शन एवं लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई है, वहीं शिल्प की दृष्टि से इसमें नवीन उपमान, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता एवं भाषा के नए प्रयोग का रुझान देखने में आता है। इसकी जो प्रवृत्ति हैं या इसकी जो विशेषताएं हैं, इनको अपन एक एक करके भी देख सकते हैं। नवीनता क्या है? यानी नई कविता में नयापन है। भाव, विषय वस्तु, शिल्प सभी दृष्टियों से वह परंपरा से विच्छेद की कविता है। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेई ने संभवतः इसी कारण इन कवियों को नई राहों के अन्वेषी का नाम दिया है। संवेदना और शिल्प की नवीनता के प्रति अदम्य आकर्षण ने इन्हें कुछ ऐसा कहने को बाध्य किया जो पुरानी कविता में नहीं था। नए कवि नवीन मूल्यों की स्थापना करने को उत्सुक हैं और अतीत को विस्मृत करना चाहते हैं। देखिए किस प्रकार, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। अगली इसकी जो प्रमुख विशेषता मानी जाती है बौद्धिकता। परंपरागत कविता में जहाँ भावनाओं की प्रधानता थी, वही नई कविता में बौद्धिकता थी। आज का कवि भावनाओं की कैद से छूट करके बुद्धि के दुर्ग में बैठकर शब्दों का ताना बाना बुनने में विश्वास करता है। नया कवि पाठक के हृदय को झंकृत करने के स्थान पर उसकी बुद्धि को झकझोरना अधिक पसंद करता है। इस बौद्धिकता की प्रधानता के कारण ही नई कविता में रागात्मकता का ह्रास हुआ है और विचारात्मकता की वृद्धि हुई है। कविता निश्चित रूप से हृदय का विषय है, बुद्धि का नहीं, किंतु यदि उसे बलपूर्वक बुद्धि के किले में कैद करने का प्रयास किया जाएगा तो उसकी आत्मा मर जाएगी, उसकी सुकुमारता तहस नहस हो जाएगी और उसमें सरसता नहीं रहेगी। अतिशय बौद्धिकता का यह दुष्परिणाम है कि नई कविता रसहीन हो गई और उसमें साधारणीकरण की क्षमता ही नहीं रही। डॉक्टर धर्मवीर भारती नई कविता में उपलब्ध इसी बौद्धिकता का समर्थन करते हुए कहते भी हैं, प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। अगली विशेषता इसकी अतिशय वैयक्तिकता यानी व्यक्तित्व की प्रधानता। इसमें नई कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति अतिशय वैयक्तिकता। नए कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख को काव्य का विषय बनाकर यद्यपि कोई अनहोनी बात नहीं की, क्योंकि कवि अपने वैयक्तिक जीवन से एकदम अलग रहकर काव्य रचना में परिवर्तन नहीं हो सकता। व्यक्तिगत जीवन का सत्य काव्य में दिखाई देता है। भारतेंदु युग एवं छायावादी युग के कवियों में भी इसी वैयक्तिकता की प्रवृत्ति रही है, किंतु प्रयोगवादी युग के कवियों ने अतिशय वैयक्तिकता की झोंक में कहीं कहीं तो कविता को आत्मविज्ञापन सा बना दिया है। कवियों ने अपने विक्षोभ, निराशा, कुंठा, सफलता और असफलता को काव्य निबद्ध करके आत्मतृप्ति का अनुभव किया। इस काव्य द्वारा में उपलब्ध आपकी व्यक्तिगत जो प्रवृत्ति है इतनी आत्मकेंद्रित है कि उसमें किसी अन्य रस की अनुभूति ही नहीं होती है। अगली इसकी जो प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है क्षणवादी जीवन दर्शन यानी क्षणभंगुरता या क्षणवादिता। नया कवि क्षणवादी जीवन दर्शन को स्वीकार करता है
उसे कल का विश्वास नहीं, भविष्य का भरोसा नहीं। इसीलिए वर्तमान को ही सब कुछ समझकर उसे पूरी तरह भोगने का आकांक्षी है। देखिए अगे ने इसको किस प्रकार से अपने लेखनी से इसको दिखाया है, उल्लेख किया है। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वह नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। अगली इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, भोग एवं वासना। नई कविता में भोग और वासना के स्वर विद्यमान हैं। आज का कवि प्रत्येक क्षण को केंद्रित स्थिर पर भोगने के लिए उत्सुक है। संभवतः इसी कारण नई कविता में दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। कहीं कहीं तो प्रतीकों के माध्यम से वासना को अभिव्यक्ति दी गई है, तो कहीं उसका स्पष्ट कथन है। शकुन देखिए, निसंदेह नए कवियों ने कहीं कहीं तो कविता के नाम पर अश्लील टिप्पणियां मात्र की है, जो सभ्य समाज में पढ़े जाने योग्य भी नहीं है। शकुंतला माथुर की कुछ पंक्तियां इस संदर्भ में देखी जा सकती है। बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की, हंसते जवान है, आज कह दो उन अंगुलियों से, पेश आए मुनासिब बेरहमी से। यानी इस प्रकार किया जो अंकन है एक प्रकार से शोभा नहीं देता, लेकिन इस प्रकार का चित्रण इन कवियों ने किया है। यथार्थवादिता, नए कवि का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना नए कवि का उद्देश्य रहा। यही कारण है कि नई कविता की विषय वस्तु प्रतीक, उपमान, भाषा आदि यथार्थ पर आधारित है। सीधे साधे सरल शब्दों में सहज अभिव्यक्ति करते हुए इन कवियों की अग्रलिखित पंक्तियां जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करती है। अगली इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, आधुनिक युगबोध। प्रयोगवादी कवियों ने आधुनिक मानव के जीवन में विद्यमान यातना, संत्रास, घुटन, कुंठा, द्वंद्व और निराशा को अपने काव्य का विषय बनाया है। इस कविता में ब्रह्मा की सत्ता के स्थान पर मानव की सत्ता की स्थापना हुई है। अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का खंडन है तथा वर्जनों को नकारा गया है। वर्तमान जीवन के कटु सत्य को ईमानदारी से व्यक्त किया गया है और परंपरागत मूल्यों की नवीन संदर्भों में जांच परख की गई है। आधुनिक युगबोध के परिणाम स्वरूप नई कविता में एक और तो जिजीविषा मुखरित हुई है। इन कवियों की ये धारणा रही कि क्यों न हम उसी यथार्थ को अभिव्यक्ति दें जिसे हम बोलते हैं और अनुभव करते हैं। व्यापक जीवन की बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें और तिक्तता के बड़े बड़े फलसफे कला के क्षेत्र में कोई महत्व नहीं रखते हैं। दुख जीवन का कटु सत्य है, किंतु सत्य का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे अज्ञेय जी ने बड़े सटीक शब्दों में व्यक्त किया है। दुख सबको मांसता है और चाहे सबको मुक्ति देना वे न जाने, किंतु जिसको मांसता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। आधुनिक बोध के अंतर्गत ही लघु मानव की प्रतिष्ठा भी नई कविता में देखने को मिलती है। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख, प्यास और मानसिक आंच को लिए या दिए उपेक्षित है। उदाहरण के लिए भारत भूषण अग्रवाल की कुछ पंक्तियाँ ली जा सकती, जिसमें कवि ने उस लघु प्राण मानव को सर्वसमर्थ मानकर उसे कुछ नया कर दिखाने के लिए प्रेरित किया। उठो, सोच क्या, गही ज्योति का, तुम आस्था का दीप जलाओ, अंधकार की हदें खींच दो, लो का ये छोटा सा घेरा, नई किरण का बने पावड़ा। परिणय की अनुभूति, ये भी एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। प्रयोगवादी कवियों ने परिणय भावना का निरूपण वैकुंठ रूप में दिया है। प्रेम को वे यौनाकर्षण ही मानते हैं जो शरीर के स्तर पर जन्म लेता है। प्रेम का मूल आधार शरीर ही है, भले ही उसकी उच्च भूमि मानव मन तक पहुंचती है, ऐसी उनकी धारणा है। आगे की अनेक कविताओं में हमें प्रेम का यही स्वरूप दिखाई पड़ता है। कवि ने मानसल परिणय अनुभूति को व्यक्त करने में कहीं संकोच का अनुभव नहीं किया। प्रेम को परिभाषित करते हुए वह कहते हैं, क्या है प्रेम, घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है, क्या है विरह, प्रेम की बुस्ती राग भरा प्याला है। अगली इसकी जो एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, लोक संस्कृति। नया कवि लोक से जुड़ा हुआ है। लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य बोध, प्रकृति, बिंब और प्रतीक,
शब्द और उपमान नई कविता में प्रचुरता से मिलते हैं। अगेन ने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए इस प्रवृत्ति का परिचय निम्न पंक्तियों में दिया है। जागो सखी बसंत आ गया है, पीपल की सूखी डाल स्निग्ध हो चली, शीश ने रेशम से बेनी बांध ली, नीम के भी बोर में मिठास देख, हंस उठती कचनार की कली। नई कविता ने शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से लोक भाषा के महत्व को पहचाना। सिटी, टिटुरन, मुँह जोशी, चिड़ी चिड़ी, ठसक, फुनगी जैसे शब्द इन कविताओं में उपलब्ध होते हैं, तो भाषा के नएपन एवं ताजगी के परिचायक हैं। शिल्प विधान। नई कविता का शिल्प भी परंपरागत काव्य से भिन्न है। नए उपमान, नए प्रतीक और नए बिंबों के प्रति इन कवियों का विशेष मोह जान पड़ता है। पुराने प्रतीकों का जादू और उनकी अर्थवत्ता अब खो गई। अब नए उपमानों की आवश्यकता है, ऐसी घोषणा एगेजे ने कलंगी बाजरे की नामक कविता में की है। देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक गिरने से मुलमा छूट जाता है। इस प्रकार से ये जो इस आपके नई कविता की जो प्रवृत्तियाँ थी पुरानी कविताओं से बिल्कुल हट करके है, और ये नयापन ही इस कविता को नई कविता नाम देने में एक प्रकार से आधार भूमिका काम करता है। तो आज की इस वीडियो में अपन ने नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषण थी उनका अध्ययन किया। धन्यवाद।